सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन देवी राजकीय महाविद्यालय शिवानी भिवानी हरियाणा से आदिकाल की परिस्थितियाँ या प्रत्येक युग की परिस्थितियाँ साहित्य को प्रभावित करती हैं। इस कथन के संदर्भ में आदिकालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का संक्षिप्त परिचय लेकर मैं आज आपके साथ मुख्यतः 5 परिस्थितियाँ हैं। आदिकाल का जो साहित्य है उसके नामकरण पर भी बहुत बार मतभेद हुए हैं। हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वो संवत 700 से मानते हैं, कुछ जो है संवत 1050 से मानते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आदिकालीन परिस्थितियों की। तो 7वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक जो जो परिस्थितियाँ रही हैं उस पर यहाँ हम विवेचन करेंगे, क्योंकि साहित्य ही समाज का दर्पण कहा जाता है। साहित्य समाज को और समाज साहित्य को अवश्य प्रभावित करता है। यदि किसी समाज की विशेष परिस्थितियों में परिवर्तन अगर होता है तो वो परिवर्तन साहित्य में भी अवश्य देखने को मिलता है। परिस्थितियाँ किसी भी भाषा के साहित्य के लिए आधार कही जा सकती हैं। जिस समाज या देश का जैसा वातावरण होता है, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो, वैसा ही हमें साहित्य में भी पढ़ने को मिलता है। ऐसी स्थिति में किसी भी युग के साहित्य को समझने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए तात्कालीन परिस्थितियों को जानना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए आज थोड़ा सा विचार इस पर करते हैं। सबसे पहले यहाँ राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक का समय निर्धारित किया है। इस समय में ये कटु सत्य है कि यहाँ का जो समय था वो अराजकता, ग्रह कलह और पराजय का युग था। एक ओर विदेशी आक्रमणकारियों का प्रवाह जारी था, दूसरी ओर भारतीय सामंत परस्पर लड़ाइयाँ करते रहते थे। भारतीय जनता बहुत ही पीड़ित और उदासीन हो चुकी थी। 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। उत्तरी भारत में जो है केंद्रीय शक्ति का ह्रास होने लगा। इस काल में भारत जो है पूर्णतः, इससे पहले के काल में पूर्णतः संगठित था, लेकिन इस काल में केंद्रीय सत्ता का ह्रास हो गया। कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं रही। छोटे छोटे केंद्रीय सत्ता के अभाव में पूरा भारत छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो गया। दूसरी ओर से अरब में नया उदित जो इस्लाम धर्म था वो पूर्व की तरफ बढ़ने उसने शुरू कर दिया। अफ़गानिस्तान पहले भारत का ही अंग था। मोहम्मद बिन कासिम ने मुसलमानों की एक विशाल सेना बनाई। सिंध के राजा दाहिर को पराजित करके वहाँ अपनी सत्ता उसने स्थापित कर ली। यूँ तो विदेशी आक्रमणकारी भारत में पहले से ही आक्रमण करते रहे हैं, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने देश की भावी राजनीति को बहुत प्रभावित किया। स्थानीय राजपूत राजाओं और जाटों ने राजा दाहिर की सहायता नहीं की, वह पराजित हो गया। इसलिए मोहम्मद बिन कासिम का प्रभाव यहाँ बढ़ा और इस्लाम यहाँ पर आ गया। तत्कालीन जो शासक थे वो बहुत ही उदासीन थे। 10वीं शताब्दी में गजनी के राज्य पर मोहम्मद गजनवी यहाँ आके बैठ गया। उसने भारत जो सोने की चिड़िया थी, अनेक बार यानी 17 बार आक्रमण उसने किया। पंजाब, कांगड़ा, मथुरा, कन्नौज, ग्वालियर से बहुत सारा अपार धन ले लेकर वो गजनी लौटा। जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो धनराशि उससे लूट लूट करके लेता जाता रहा। यहाँ की धनराशि को लूट कर ले जाने पर ये रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि मुसलमान आक्रमणकारी जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ की जनता के सामने 3 रास्ते रखे, या तो कुरान लो, या इस्लाम को कबूल करो,
या कर दो या अधीनस्था को स्वीकार कर लो। दोनों में से कोई एक बात पसंद ना हो तो तुम्हारे गले पर गिरने के लिए तलवार जो है वो प्रस्तुत है। इस प्रकार की स्थिति भारतीय जनता के सामने खड़ी हो गई। दिल्ली में तोमर, अजमेर में चौहान, कन्नौज में गढ़वाल, यानी छोटे छोटे राज्यों में पूरा भारत बट गया। एकता उनमें थी नहीं। आपसी बैर भाव ने उनको की स्थिति ऐसी कर दी कि 10-20 गांव का ही राज्य वो समझने लगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो अराजकता से भरा हुआ, आम जनता की तो कहीं बात ही नहीं हो रही थी। तो पूरा पूरा का पूरा जो समाज है वो लड़ाइयों में, युद्धों में ऐसे ही व्यतीत होता रहा। सामाजिक परिस्थितियों की मैं बात करूं तो समाज पूरा का पूरा अव्यवस्थित था। इस समय की राजनीतिक परिस्थितियां सामाजिक परिस्थितियों को भी प्रभावित करती हैं, क्योंकि विभिन्न जो वर्ग थे, जातियां थी, वो आपस में बढ़ चुकी थी। मुसलमानों के आगमन से पूर्व शूद्रों को अस्पृश्य समझा जाता था, ब्राह्मणों का समाज में उच्च स्थान था। लेकिन सामाजिक रीति रिवाज और विधि विधान जो है वो बहुत ही कट्टर हो चुके थे। सच्चाई की बात तो यह है कि समाज की जो संगठन शक्ति थी वो संपूर्णतः रूप से नष्ट भ्रष्ट हो चुकी थी। इतिहासकारों ने बताया है कि उत्तरी भारत में ब्राह्मण पूजा को छोड़कर वो खेती व्यवसाय करने शुरू कर दिए थे उन्होंने, लेकिन उनका समाज में सम्मान यथावत बना हुआ था। दूसरा वर्ग जो है क्षत्रिय लोगों का था। जो तीसरे वर्ग वैश्य थे जो व्यापार करते थे, और चौथा जो वर्ग था वो शूद्रों का था। आप सभी इसको जानते भी होंगे। अगर मैं बात करूं नारियों की स्थिति की, नारियों की स्थिति बहुत ही अत्यधिक शोचनीय थी। उसे मात्र भोग्या माना जाता था। नारी क्रय विक्रय और अपहरण की वस्तु बन चुकी थी। सती प्रथा और जौहर प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। आम नारी के लिए पुरुष का जीवन और मृत्यु दोनों ही भयंकर घटनाओं के रूप में धारण किए हुए थी। कुलीन स्त्रियों की बात करें तो उनकी स्थिति कुछ हद तक अच्छी थी। राजपूत नारियां अपने पति के बलिदान को शौर्य का प्रतीक मानती थी। राजपूतों में स्वयंवर की प्रथा थी। लेकिन आम जनता की बात करें तो आम जनता की स्त्रियों की स्थिति बहुत ही शोचनीय थी। समाज पूर्णतः अंधविश्वास, निर्धनता, युद्ध और महामारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। चलिए बात करते हैं सांस्कृतिक परिस्थिति की। सम्राट हर्षवर्धन के जो राज्यकाल था, ये राज्यपाल लिखा हुआ है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। भारतीय संस्कृति का चरम उत्कर्ष रहा। मूर्तिकला, संगीत कला, चित्रकला, स्थापत्य कला सभी का बहुत विकास हुआ। भुवनेश्वर, सोमनाथ, जगन्नाथपुरी, कांची, पिंजौर, वल्लोर, खजुराहो आदि के भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। लेकिन अल्बेरुनी लिखते हैं कि वे कला के अत्यंत उच्च सोपान पर आरोहण कर चुके थे। हमारे लोग यानी मुसलमानों के बारे में कहता है कि जब उन्होंने मंदिर देखते थे तो वो आश्चर्यचकित रह जाते थे। कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाली उनकी कला थी। लेकिन मुसलमान ईर्ष्या की भावना के कारण भारतीय कलाओं का सम्मान नहीं कर पाए। वो भारतीय संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर देना चाहते थे। धीरे धीरे मुसलमान संस्कृति भारतीय कला को प्रभावित करने लगी। कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा, जैसे जैसे राजकाज बदलता है वैसे वैसे उसका प्रभाव पड़ता है। हुकमचंद राजपाल जी लिखते हैं कि मुस्लिम और हिंदू संस्कृति में टकराव बढ़ा। दोनों एक दूसरे के संकालु नेत्रों से देखने लगे। यवनों के हाथ में राजसत्ता आ जाने के कारण भारतीय संस्कृति का रंग भी गहरा होने लगा। हमारे त्योहार, मेलों, खान पान, वेशभूषा, विवाह आदि पर इस्लामी संस्कृति की छाप पड़ने लगी। ऐसा होना सहज स्वाभाविक भी था। कला के क्षेत्र में भी भारतीय परंपरा लुप्त होने लगी। सारंगी, तबला, अलगोजा आदि नए वाद्यों
से भारतीय संगीत प्रभावित होने लगा। गायन, वादन, नृत्य सभी विदेशी संस्कृति का प्रभाव इस पर आने लगा, परंतु युद्धों के वातावरण के कारण ये कलाएं विशेष आदरणा पा सकी। यवन साम्राज्य की स्थापना के बाद इन्हें महत्व मिलने लगा। हिंदू राजा भी इन्हें अपनाने लगे। धीरे धीरे भारतीय कलाकार अपनी प्राचीन शैली को भूलने लगे। आप सबको सर्वविदित है कि मुसलमान मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। तो सार रूप में हम कह सकते कि आदिकाल की जो सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं, आदिकाल में मुक्त और जीवंत कलात्मक चेतना का विकास नहीं हो पाया। आइए धार्मिक परिस्थितियों की बात करें। गुप्त राज्य जब तक था तब तक ब्राह्मणों का बहुत अधिक सम्मान था। भले ही राजा हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन ब्राह्मण धर्म का अभी भी प्रमुखता से पालन किया जाता था। ब्राह्मणों का सम्मान था। जैन संप्रदाय के प्रति भी लोगों की सम्मान की भावना बढ़ रही थी। 12वीं शताब्दी में वैष्णव आंदोलन भी तीव्रता को प्राप्त कर रहे थे। बौद्ध धर्म अनेक शाखाओं में बढ़ चुका था, लेकिन उसकी जड़ें अभी गहरी थी। महायान, हीयान, व्रजयान, सहजयान जैसी अनेक शाखाएं बन गई थी, जो कि बौद्ध धर्म के जो मूल सिद्धांत थे उनसे ही विपरीत थी। पुजारी और महंत धर्म के सच्चे स्वरूप को भूलकर धन संग्रह और अधिकार संग्रह में लगे हुए थे। धार्मिक स्थल जो है वह विचार, आडंबर, अर्थ और जो एक अड्डा बनता जा रहा था धार्मिक स्थल ना होकर के वह विचार और आडंबरों का, लोग उसके शिकार हो रहे थे। अगर धार्मिक परिस्थितियों की मैं यहाँ बात करूँ तो ये बहुत ही विषम और प्रतिकूल थी। भारतीय जो जनमानस था उसमें भ्रम और असंतोष का वातावरण बना हुआ था। आइए बात करते हैं साहित्यिक परिस्थितियों की। आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, कुंतक, शैलेंद्र, मम्मट, राजशेखर, विश्वनाथ आदि काव्य शास्त्री इसी युग में उत्पन्न हुए। भवभूति, श्रीहर्ष और जयदेव जो महान संस्कृत के साहित्यकार हुए इसी काल की देन थी। अपभ्रंश भाषा की श्रेष्ठ कृतियाँ भी यहाँ पर आई। आर्य सप्तशती तथा अमरुद शतक जैसी रचनाएं जैन कवियों की विशेष देन रही। इसी काल में सिद्ध और अपभ्रंश के साथ साथ लोक भाषाओं में भी साहित्य का निर्माण हुआ। बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जस चंद्रिका, विद्यापति की पदावली, अमीर खुसरो की पहेलियाँ जैसी महत्वपूर्ण साहित्य इस समय पे रहा। मुसलमानों के शासन में अरबी फारसी भाषा राजभाषा बनी हुई थी, फिर विदेशी भाषाओं में काफ़ी रचनाओं का निर्माण हुआ। आइए निष्कर्ष पर बढ़ते हैं। निष्कर्ष संक्षेप में हम यहाँ कह सकते हैं कि आदिकालीन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक परिस्थितियाँ काफ़ी विकट रही। संपूर्ण भारत में छोटे छोटे रजवाड़े निरंतर आपस में युद्ध करते रहे। जो आम जनता है वो युद्धों में पिसती रही। राष्ट्रीय एकता की चिंता किसी को नहीं थी। छोटी छोटी लड़ाइयाँ इस समय की कटु सच्चाई थी। केवल धर्म और साहित्यिक क्षेत्र की परिस्थितियों में कुछ समय तक वो अनुकूल रही। आदिकाल में प्रचुर मात्रा में साहित्य का निर्माण हुआ, लेकिन आज केवल वही रचनाएं बच पाई हैं जो जनसाधारण में प्रिय थी। विशेषकर पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, विद्यापति की पदावली, आल्हाखंड आदि लोकप्रिय रचनाएं ही रही। उम्मीद करती हूँ प्रिय विद्यार्थियों आपके लिए यह प्रश्न जो है लाभकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद।